नमस्कार, मैं रोली अवस्थी कानपुर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष की सभी महिलाओं को आज उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आपको पहले सुना होगा आपने कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बट आज समाज में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहाँ पर सफल महिलाओं के पीछे पुरुष प्रधान समाज और भाइयों का भी हाथ है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप जोन 3 और वार्ड 92 के पार्षद अवधेश त्रिपाठी जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा जनता की तरफ से। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। महिलाओं की अगर बात हो और शिक्षा की बात हो तो विषय जो है वो अधूरा रहता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने करियर में महिला शिक्षा को विकसित करने के लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए? देखिए, जहाँ तक महिला वुमेन्स डे की बात है, आप सबको इसके समय पहले बहुत बहुत बधाई, और आपको ज़्यादा बधाई इस बात के लिए कि आप एक महिला होके और एक अच्छी पहल के लिए निकले हैं। पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, राजनीतिक जीवन में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले महिला का आपने कहा कि हाथ होता है, तो मेरे राजनीतिक सफलता में आज मैं जहाँ भी हूँ तो मेरी धर्मपत्नी का सहयोग है। मुझसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लोग मतलब पुरुष प्रधान समाज आज जब हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं। पहले के समय में तो औरतों का नाम ही नहीं लिया जाता था, बट आज बिना झिझक के हमारा स्वागत होता है और हम इससे आज महिला दिवस में इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है देखा जाए तो मेरे राजनीतिक जीवन में मैं आज जहाँ भी हूँ उनका सबसे ज़्यादा हाथ है। और मुझसे पहले वो जनप्रतिनिधि यहाँ से रह चुकी हैं, वो पार्षद है, वो यहाँ वार्ड 18 से पार्षद रही हैं, नगर निगम में इसका नेतृत्व किया है। उसके बाद मेरी बारी आई है, तो पुरुष के पीछे जो आपने कहा ना महिला का भी हाथ, तो उनका पूरा श्रेय राजनीतिक। और जिस हर पल राजनीति की जिस सीढ़ी को हम लोग छू रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उसमें पूरा पूरा हाथ हमारी। आपका बहुत ही अभिनंदन, स्वागत है आपका। आप जो समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी जो पहल है, जैसा कि अभी आपने बताया कि हर संडे को आप यहाँ पर केवल मात्र 5 रुपये में लोगों को 10 बजे से सुबह 12 बजे तक भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये एक मतलब अद्भुत कार्य है और बहुत ही सात्विक, बहुत ही ईश्वर का कार्य है आप जो कर रहे हैं समाज में अपने राजनीतिक कार्यों के अलावा, और धार्मिक कार्य भी आप कर रहे हैं। राजनीति, देखिए आप राजनीति करने जब आप निकलेंगे आपको लगेगा राजनीति स्वार्थ, राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं की जाती। राजनीति आप करने निकले हैं समाज के, दूसरों के। अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो समाज के लिए दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं तो किसी को बनाने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए, ना कि स्वयं करने के लिए। तो अगर राजनीति लोग करते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं स्वयं बनने के लिए, तो वो शायद अंधकार में होंगे। लेकिन अगर आज राजनीति करने निकले और समाज की सेवा के लिए निकले हैं तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवल है। अच्छा, महिलाओं का विकास शिक्षा के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि मैंने अभी प्रश्न पूछा था आपसे कि महिला शिक्षा को विकसित करने के लिए आपने कौन कौन से साथ? देखिए, हम लोग के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है, हम लोग प्रयास करते हैं। अभी मदन मोहन मालवीय विद्यालय हमारे यहाँ, हमने बच्चियों को बुक्स, उनके ड्रेसेस का 15 अगस्त 26 जनवरी को 250-300 बच्चों को हम लोग प्रोवाइड किए हैं, संस्था के द्वारा कराया है। जो भी कमी लगती है कि मुझे लगता है कि हाँ कोई चीज़ कमी है तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और अगर कहीं पर अप्रोच करने की ज़रूरत होती है वो भी करते हैं। और देखिए, जहाँ तक आज पुरुषों के शिक्षा के साथ महिलाओं की बात है, तो आपने देखा सुनीता विलियम चांद को छुई, ठीक है। आज पुरुष के साथ
या पुरुष से हम कहते हैं 2 कदम आगे महिलाएं। जी। जहाँ अगर IAS IPS अगर पुरुष भी बन रहे हैं तो महिलाओं की भी भागीदारी है। तो आज वो समय नहीं रहा कि महिला घर पर बैठ के केवल घर का काम करे। आज की जो आवश्यकता हो गई है, और मैं तो कहूँगा देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि जो कंधे से कंधा मिला के हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। 48 बिल्कुल प्लस बिल्कुल, अब वो समय नहीं रहा। मतलब साक्षरता का एक बहुत अच्छा मिशन जो आज के समय में जो कहते हैं ना कि देश आज जिस तरह उन्नत कर रहा है, जब आप साक्षरता आपकी अब पढ़ाई लिखाई होगी तभी आपका देश और आप समाज और लोग तभी विकसित करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा सरकार जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लेती रहती है सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाने की, उनको प्रमोट करने की। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को ना भेजकर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुख करते हैं, जिससे कि एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है एक गरीब वर्ग की और अमीर वर्ग की, जिसमें कि ये एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ना भेज करके प्राइवेट स्कूल्स में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और शैक्षिक गुणवत्ता, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ को प्रभावित कर रही हैं समाज में, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल हो, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बजट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बजट पास होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना पुअर है कि लोग उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। मैंने कई स्कूल्स में पिछले कई दिनों से विज़िट किया है और मैंने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो काफ़ी कमी महसूस हुई है। चेयर्स वगैरह जो सिटिंग बच्चों की बैठने की व्यवस्था पूरी तरह नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है वहाँ पर, वॉशरूम की प्रॉब्लम है अभी भी। तो इसको दूर कैसे किया जाए और आपने क्या इसके लिए कदम उठाए? देखिए, तो एक हम लोग के प्रयास से जी। जो हम लोग के नगर निगम के विद्यालय हैं या जो भी जहाँ हम लोग का जितना इंटरफेयर हो सकता है, ये एक सरकार की पॉलिसी है, सरकार तय करती है चीज़ों को। लेकिन एक कॉर्पोरेटर और जनप्रतिनिधि, छोटे जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी हम लोग से अपेक्षा विद्यालय करते हैं, तो उसको मैं व्यक्तिगत रूप से अपने मतलब ये कोई सरकारी इसके हम लोग के लिए कोई अनुदान नहीं होता, कोई हमारे नगर निगम की तरफ से इस तरह का कोई फंड नहीं होता है जिसको हम लोग दे सकें। मतलब हम लोग एक जो भी अगर विद्यालय के लिए करना है और अगर कोई सहयोग मांगते हैं अगर विद्यालय के लोग, तो हम लोग अपने पास से व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम। तो मुझे लगता है कि आपको क्या मतलब जनता की तरफ से मैं ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि बच्चों के जो विद्यालय हैं यहाँ पर सरकार उन पर बहुत ध्यान दे, और जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं गरीब तबके के लोग हैं उनको भी एक अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके, और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और मैं सरकार से जनता की तरफ से ये अपील करना चाहूँगी कि इस तरफ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और मैं ये जानना चाहूँगी कि नगर निगम में आने के बाद अपने क्षेत्र में आपने क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए? देखिए, नगर निगम में जनप्रतिनिधि बनने के बाद जी जो प्राथमिकताएं होती है, जी जैसे आपकी सड़क के निर्माण, जी सीवर की समस्या, जी लाइटिंग की व्यवस्था, स्वच्छता का मिशन, तो ये निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं। हाँ जी। होता है क्या, सड़क बनती है तो टूटती भी, टूटना अब लाजमी इसलिए है कि रोड जब बनेगी तो बरसात होती है, डामर की रोडें हर वर्ष बनती है और हर वर्ष टूटती भी। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ कि जो समय निर्धारित किया जाता है सड़कों को तोड़ने का नहीं, बनने का। तोड़कर ही बनती है। नहीं, तोड़कर नहीं बनती, जब टूट जाती है। टूटती तब है जैसे बरसात होती है, जल भराव होता है, तो डामर की जो रोडें हैं, पानी उसके लिए दुश्मन। अभी अपने यहाँ नगर निगम में मोस्टली पहले ये होता था कि कुछ जगह सीसी रोडों का निर्माण कर रहे हैं। सीसी रोडों के निर्माण से क्या होता है कि आप जब पत्थर रोड बन जाती है तो जो बरसात का पानी या और भी उसके अंदर जहाँ धरती के अंदर वो नहीं जा पाता, तो वो मोस्टली सीसी रोडें कोई जगह अब डामर की रोडें बनती है। पहले भी बनती थी, अभी भी बनती है, लेकिन उनका ये होता है गुणवत्ता की बात होती है कि वो रोड 5 साल चलेगी, 4 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, कितने साल चलेगी। अगर मान लीजिए मेरे चुनाव के पहले 5 साल पहले रोड बनी, तो जब मैं जिस पीरियड में आया तो उसका एक
आबादी खत्म हो गई, हाँ, तो बनाना तो मुझे ही पड़ेगा, पुनर्निर्माण करना होगा, करना ही पड़ेगा। और मैंने जब बनाया तो कोई कल और आकर बनाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए निरंतर चीज है। लेकिन नगर निगम में क्या है, सबसे बड़ी समस्या विधानसभा के अंदर है, मतलब मैं मेरे वार्ड में नहीं, कि मुझे अपनी जानकारी है, सबसे बड़ी समस्या है कि मूलभूत सुविधाओं में सीवर की बड़ी समस्या है जी। ये पूरे विधानसभा के अंदर, पर्टिकुलर किसी एक वार्ड। कारण ये है कि जब आबादी बढ़ी, जब आबादी थी नहीं उस समय प्लाटिंग हुई, और जब प्लाटिंग हुई उस समय जब सीवर की लाइनें डाली गई थी, उस समय की आबादी के अनुसार पड़ी थी, वो 4 इंची पड़ी थी। आबादी लगातार आपकी बढ़ती जा रही है, अब वो 4 इंची की मुझे 12 इंची चाहिए। समय यह है कि उस समय, जिस समय मान लीजिए आप एक मकान आपका 356 वर्ग का है, 500 वर्ग का या आप 200 वर्ग के मकान में, उस समय फैमिली के मेंबर्स अगर बहुत ज़्यादा होते थे, 10 होते थे, 12 होते थे, लोगों का अब धीरे धीरे जनसंख्या, आबादी बढ़ी और जो मकान बड़े थे उनमें जनसंख्या घटी। उसमें हुआ क्या, फिर लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। आपकी सीवर की लाइन 4 इंची पड़ी है, अब आपको चाहिए 12 इंची। उस समय 12 पर मेंबर रहते थे, और अब मल्टी स्टोरी बनी तो 1000। तो वो जो अगर मान लीजिए 50 लीटर या 100 लीटर पर डे निकलता था, उस पर जाता था, अब 1000 लीटर जा रहा है। तो बट नेचुरल वो रोड में, नाली में, यहाँ वहाँ बहेगा, बदलाव करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो मूलभूत सुविधाओं पर जो है इसको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जी। हम लोग के स्तर का क्या होता है कि बहुत लार्ज स्केल में हम लोग को इस तरह का बजट मिलता नहीं है कि पूरी अपने वार्ड की सीवर लाइन चेंज करा दे, पानी की लाइन चेंज करा दे। तो लेकिन आप हमसे अपनी बातें जो है ऊपर अधिकारियों को, और हम लोग तो सदन में उठाते ही हैं, सदन में मुद्दे को, मैं बता रहा हूँ कि अब ये जिम्मेदारी हमसे एक कदम ऊपर वालों जी, जो हमसे हमारे ऊपर का पौधा है, माननीय विधायक है, सांसद है, या जो भी सरकार में जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मूलभूत सुविधाओं पर जनता को हम उसका निस्तारण करें, क्योंकि हम उनसे टैक्स लेते हैं। जी जी बिल्कुल, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, ये विकास के लिए लेते हैं। जनता टैक्स देती है और उसकी सुविधाओं की वो हकदार है। बिल्कुल। तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए हमसे एक कदम आगे जो है वो उनको चिंता करनी पड़ेगी। हम लोग के लिए इस तरह से होता है कि आपका झाड़ू नहीं लग रही है, उसकी भी चिंता करनी है। आपकी लाइट खराब है, मेरी प्राथमिकता उसको बनाने की है। आपका सीवर अगर जाम हो गया तो खुलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। छोटा मोटा अगर कहीं लगता है कि लाइन चेंज करने की आवश्यकता है तो हम लोग कर सकते हैं। कहाँ हजारों मीटर लाइनें कहाँ चेंज कराएंगे। इसके लिए बड़े ऊंचे अधिकारियों को, विधायक को, अब जब हम लोग इस विषय को अगर मान लिए बड़े अधिकारी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी तो नगर आयुक्त होता है, और अगर हम लोग नगर आयुक्त को बोलते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या है, अरे आपके वार्ड में इतना धन दे देंगे, दूसरे वार्ड का क्या होगा, ये भी होता है ना। तो आदमी को लगता है कि अनफेयर है। लेकिन मैं, जैसे मैंने उनसे कहा, बहुत सारे कानपुर शहर में 110 वार्ड है, जी जी, बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ बहुत सारी काम नहीं है इस तरह, और ये विकसित वार्ड, यहाँ आबादी बढ़ रही है। दक्षिण एक में आबादी की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और भागती जा रही है। तो आपको मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेगी। अब फिर मैं अगर ये बात कहूँ और फिर वो ये बोले कि आपके वार्ड में इतना धन, तो मैंने कहा कि अगर मेरी रोड, आप देखिए मान लो 60 फीट चौड़ी रोड है, 80 फीट चौड़ी रोड है, और एक रोड की लेंथ मतलब 500 मीटर हो गई, 300 मीटर हो गई, और उसका बजट ही मान लीजिए 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख है, तो आदमी कहेगा 2 करोड़ आपके चार रोडों में मेरा 2 करोड़ रुपये लग गए। तो फिर ये तो मानक नहीं हो सकता कि एक वार्ड में हमें 2 करोड़ काम कराएंगे, 5 करोड़ का काम कराएंगे। हम तो विकास के लिए काम करें, जनता ने हमको इसलिए चुना है। बिल्कुल, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहता हूँ और वक्त पर इसको उठाता भी रहता हूँ। जनता की ओर से मैं यहाँ पर कानपुर नगर आयुक्त से प्रार्थना करना चाहूँगी, और निवेदन है मेरा कि इस समस्या को, जो जनता की समस्याएं हैं, उनके लिए वो पर्याप्त धन मुहैया कराएं हमारे पार्षद जी को, ताकि जो जनता है वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करे और उनको सुविधाएं मिलती रहे। जैसे कि विकसित क्षेत्र है, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सुविधाओं के अभाव में लोग पीछे ना रह जाएं, हमारा कानपुर आगे बढ़ता रहे। जब सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कानपुर क्षेत्र और भी विकसित होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि किसी भी तरीके से जनता की तरफ से मेरा ये निवेदन है नगर आयुक्त जी से कि इन समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाए, और किसी भी तरह की आर्थिक, जैसा कि मुझे पता है कि किसी भी तरह की फंड की प्रॉब्लम है नहीं कानपुर में,
और तो अच्छा खासा टैक्स भी आता है, तो किसी भी तरह की समस्या आर्थिक रूप से नहीं होनी चाहिए। जी ये केवल पर्टिकुलर मेरे वार्ड के लिए नहीं, हाँ। ये कानपुर के 110 पार्षद, मैं सभी के लिए ये मैंने कहा कि कानपुर के 110 पार्षदों के लिए। जी होता क्या है कि केवल पार्षद एक ऐसा जनप्रतिनिधि है कि जन्म Direct, से नहीं डायरेक्ट, अब जन्म हुआ बच्चे का, वहाँ से शुरुआत है और अंतिम यात्रा हुई तो वहाँ तक की जिम्मेदारी बनती है। जी तो जब जन्म पूरी प्रमाण जिम्मेदारी पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सब ये सब चीजें पार्षदों के हैं। बिल्कुल तो जब हम लोग उस और व्यक्ति क्या है, पब्लिक क्या है, ये समझती है कि पार्षद को जो है बहुत इजी वे में पकड़ लेती है, मिल लेते हैं, उसका कारण अवेलेबल ये है रहते हैं कि मौके जो पर। प्राथमिक जो संस्था है स्थानीय स्वशासन की, वो पंचायत, ये म्यूनसिपालिटी, नगर निगम है, नगर निगम। इसलिए पार्षद को जल्दी इजीली अप्रोच कर लेती है अब public। अब मतलब भाई मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन अन्य प्रदेशों में पार्षदों को बड़ा पावर है, हाँ जी लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कोई पार्षद नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जनता के एक चपरासी के नाते काम कर रहे हैं। आपने मुझे काम बताया, मैंने आपको काम बताया, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका काम 100% करने का प्रयास करूँ। जो सफलता मिलती है उसमें लोगों को प्रसन्नता होती है और नहीं मिलती है तो लोगों को नाराजगी होती है कि मैंने और पार्षद सभी जी से कहा ये काम सारे नहीं फेस हुआ। करना होता है। सब फेस करना पड़ता है, ये है। चलते चलते बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगी जनता की तरफ से कि पार्षद बनने के बाद आपकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? देखिए, पार्षद बनने के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि पार्षद की वो होती है जो आपका, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो आप 5 साल काम करते हैं और जनता को आप संतुष्ट करते हैं, मतलब 100% आप संतुष्ट नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बड़ी आबादी आपसे खुश रहती है, फिर आप अगर दूसरा चुनाव पेश करते हैं, जिसमें आपको बताता हूँ, पहले मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद थी जी तो जो काम हमने यहाँ किए इस वार्ड में, वार्ड 18 उस महत्व में काम, और जब ये वार्ड सुरक्षित हुआ, मुझे लड़ने का अवसर मिला, तो वो मैं वार्ड 92 के कोई नगर में लड़ा। तो मैं, वो चुनाव मेरा 15 दिन का चुनाव, जब मैं वहाँ गया, मैं बहुत सारे लोगों से परिचित नहीं था, एक बड़ी पब्लिक के बीच में मेरा चेहरा नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन जो उपलब्धि जो मैंने 5 साल यहाँ किया, तो जब मैं वहाँ गया तो उससे पहले मेरा काम पहुँचा। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ था और वहाँ पहुँचा तो यहाँ के लोगों ने वॉइस मैसेज किया, नहीं अरे ये जो लड़का है काम करने वाले, जी वहाँ जो आपके मिलने वाले हैं रिश्तेदार जो भी रहे, वो कहते नहीं भैया उद्देश्य त्रिपाठी मैंने काम करना। तो वो 15 दिन के चुनाव में जनता को ऐसा ही प्रतिनिधि उपलब्धि चाहिए, आपके काम बिल्कुल, और आपका 24 घंटा उपलब्ध होना, जो पब्लिक का आप 100% फोन उठाना, काम हो ना हो अलग का, लेकिन अगर आप प्रयास, जनप्रतिनिधि के नाते आप के फोन 24 घंटा उठेंगे तो मान लीजिए कि आप आज नहीं तो कल आपकी सफलता आपका, तो ये आपकी सफलता तय करती है कि हमने क्या किया 5 साल। बहुत सारे लोग दोबारा नहीं बन पाते, बिल्कुल नहीं बन पाते, एक बार बनते दोबारा वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ हमेशा, ये प्राथमिक सीढ़ी है, व्यक्ति को हमेशा अगर राजनीति में आप आए हैं तो सेवा के भाव से आए हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप इस भाव से आए कि मैं जनप्रतिनिधि हो गया हूँ, मैं पार्षद हो गया, मैं इतना बड़ा वो हो गया हूँ, हाँ। तो मान लीजिए अगली सीढ़ी आपको स्लिप होनी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उस मंजिल को नहीं जा सकते। तो मेरा यही है कि मैं अपने आप को ही मानता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे ये अवसर दिया है आपकी सेवा करने की, जैसे मैं अभी के एक मित्र के यहाँ पिताजी की डेथ हो गई, अच्छा, तो उस दिन नहीं पहुँचा, 3 दिन बाद पहुँचा, 2 दिन बाद पहुँचा, होली पड़ गई, होली के दूसरे तीसरे तो वहाँ 3-4 लोग बैठे थे, तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब वो बताइए हमारे यहाँ सीवर की बड़ी समस्या है, बताइए सीवर बह रहा है ये वो। मैं तो गया था मिलने, वो बैठे थे, उन्होंने अपना व्यथा रखी कि भाई साहब मैंने उनको कहा कि ठीक है आप कंप्लेन करिएगा, पहले आप कंप्लेन करते तो नहीं हो, अब ये समस्या बड़ी है, मैं उसको देखूँगा सीवर की लाइन से। अगर मैं उस भाव में लूँ कि ये
अवसर हर आदमी को नहीं मिलता टोकने का, कहने का। तो बहुत आपने उसको सकारात्मक तरीके से लिया। लेना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर आप समाज में सेवा करने निकले, भाव है अगर आपका भाव है सेवा का, बिल्कुल तो आप ये मानिएगा आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल। आपको अच्छा लगेगा कि मुझे ये अवसर मिला। अवसर मिला कहने के लिए। 4 लोग और भी तो बैठे थे, और किसी से तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे एक दूसरे से सुख दुख नहीं पूछते अगल बगल बैठे। तो आपको उन्होंने अपनी मतलब अपना समझ के जिम्मेदारी जो मुझे दी है उसको मानकर उन्होंने मुझे टोका। तो ये मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बल्कि वो कह रहे अरे यार हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, मिल जाते हैं, तो लोग बोलते अरे भैया ये समस्या है। तो वो आदमी कहेगा उसी को जिसको मिला, जो अवसर मिला है। हाँ। हर आदमी को तो कहेगा नहीं। लड़ते बहुत सारे लोग हैं, बनता तो एक ही है ना। एक ही बनता है। तो जब आप बनते हैं तो आपको भी वो चीज़ें रखनी चाहिए दिमाग हमेशा कि ये अवसर हर आदमी को नहीं मिलता। अगर टोक रहे तो ये आपकी सफलता है। आपसे बात करने की आपने जो हमें मूल्यवान समय दिया है, कीमती समय दिया है, उसके लिए आपका नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वुमेन्स डे में आपने महिला दिवस में एक ये इनिशिएटिव हमने ये लिया। बहुत अच्छी बात है। कानपुर को मैं देखना चाहती हूँ कि कानपुर को मैं उत्तर प्रदेश में टॉप देखना चाहती हूँ। ये बात आपकी बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोग जब परिवार से निकल कर समाज की सेवा में, समाज को और लिखे कामों को अगर आईना बिल्कुल आप कर रहे हैं, तो कहीं ना जनता के सामने आना चाहिए। कहीं ऐसे लोगों भाई देखिए, आप जब निकलेंगे तभी कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, मेरी काफी कौन चेक करे, बिल्कुल है कि नहीं। वो तो 5 साल बाद चेक करेंगे, लेकिन बीच बीच में समय पर अगर जनता के सामने आपका रिपोर्ट सोशल मीडिया है और आप कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मुझे खुशी लगी कि आप परिवार से निकल कर एक अच्छे काम के लिए और सामाजिक मैं कहूँगा कि आईना दिखाने और समझने के लिए निकले, तो उसका आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप जैसे लोग और लोग निकले जी बिल्कुल। आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया और आप जनता के बारे में आपने जो भी अपनी कार्यशैली बताई उससे जनता को ज़रूर रूबरू हुए होंगे, और आगे जो भी समस्याएं होंगी पार्षद जी से मिलके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे को एक दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सारी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।